हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नई सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, बिहार पुलिस की एकदम नया बैच। और इस बैच में हम जो है बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस को करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आज हम जितने भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं वे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आप सभी लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आप इसका सॉल्यूशन पहले खुद से करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि a/5 बराबर है b/4 बराबर है c/7, यानी कि ये जो तीनों टर्म है ये एक दूसरे के बराबर है, तो हमें बता देना है a प्लस बी प्लस सी बट्टा बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक का यूज करने वाले हैं जिससे कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहद ही कम टाइम में कर पाएं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मान ले रहे हैं माना कि a/5 बराबर b/4 बराबर c/7, ये सब जो है k के बराबर है, ये सब k के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है हमारा a/5 बराबर k एंड b/4 बराबर k एंड c/7 बराबर के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो यहाँ से a का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5k। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहाँ से b बराबर हो जाएगा हमारा 4k और यहाँ से c बराबर हो जाएगा हमारा 7k। ठीक है, तो अब हमें क्या कर देना है, a प्लस बी प्लस सी बाई बी का मान हमें निकालना है। तो हम जो है अब आराम से यहाँ से a b और c के वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5k प्लस 4k और प्लस 7k बट्टा में b है तो b का मान है 4k। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 4 9 7 16, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 16k बट्टा में 4k। ठीक है, k से k हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ हमारा इस k से k हो जाएगा कैंसिल आउट और 4 चौका 16, यानी कि इसका मान क्या आ गया, इसका मान हमारा हो गया 4। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा और हम इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने। सभी कोई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एकदम ही आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जो है इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला जा रहा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। औसत यहाँ पर दिया गया है 27, तो हमें ठीक बीच वाली संख्या बता देना है, हमें ठीक बीच वाली संख्या बता देना है। देखिए अगर हम बात कर ले औसत की तो औसत मीन्स होता ही है ठीक बीचों बीच, होता है ना। तो यहाँ पर बस यही हमारा हो जाएगा आंसर 27 ही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बोला जा रहा है 7 क्रमागत विषम संख्या है, 7 क्रमागत विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 7 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 इधर से लाइन और 3 इधर से लाइन, ये ठीक बीचों बीच हो गया हमारा लाइन। और हम जानते हैं औसत मीन्स क्या होता है, ठीक बीचों बीच होता है, तो यानी कि इसका मान है हमारा 27। तो हमें यही बात बताना है कि अगर 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है तो बीच वाली संख्या क्या होगा, बीच वाली संख्या वही होगा जो औसत मान है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है कंसेप्ट को समझे होंगे। अगर औसत आपसे बोला जा रहा है इसका मतलब ये है कि आपको ठीक बीचों बीच वाली मान बताना है। तो यहाँ पर औसत मीन्स क्या हो जाएगा, ठीक बीचों बीच वाली संख्या को हम बोलते हैं औसत। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
बोला जा रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% अधिक है। राम का जो वेतन है वह श्याम के वेतन से 10% अधिक है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? बोला जा रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% अधिक है। अगर ये है हमारा श्याम और ये है हमारा राम, ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो राम का जो वेतन है वह श्याम के वेतन से 10% अधिक है। तो हम यहां से मान ले रहे हैं कि श्याम का वेतन 100 रुपए है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक अब यहाँ से राम का क्या हो जाएगा वेतन 110 रुपए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम बात कर लें तो ठीक जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है राम का जो वेतन है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 10% अधिक है। तो हम यहाँ पर मान लिए हैं कि श्याम का वेतन है 100 रुपए, तो प्रश्न के अनुसार राम का वेतन हो जाएगा 110 रुपए। फिर बोला जा रहा है तो श्याम का वेतन जो है राम के वेतन से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। देखिए श्याम का वेतन है 100 और राम का वेतन है 110, यानी कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। कितना में से? तो 110 में से गुना 100 कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ गया 100/11। अब हम भाग करेंगे तो होगा, यहाँ पर हो जाएगा 11 9 99, शेष बचेगा 1, यानी कि 9.1/11% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 9.1/11% हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है कंसेप्ट को समझे होंगे और हम इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके सामने। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में है कि यदि x जो है 1 से छोटा है और बराबर है और x जो है या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, यानी कि x का जो मान होगा वह 0 और 1 के 0-1 के बीच होगा या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम ऑप्शन से डील करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात कर ले ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में है x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें जो x का मान लेना है वह या तो 0 लेना है या फिर 0 से बड़ा लेना है, या तो 1 लेना है या फिर 1 से छोटा लेना है। तो हम अगर मान लेते हैं कि चलिए हम x बराबर ले लेते हैं 1, अगर हम मान लेते हैं कि चलिए x बराबर हम ले लिए 1, तो अगर हम x से स्क्वायर करेंगे तब भी तो इसका मान 1 ही रहेगा ना। अरे भैया 1 का स्क्वायर तो होगा 1 ही। तो क्या अगर हम x का मान ले रहे हैं तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये जो मान होगा ये 1 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि x का मान अधिक से अधिक हम 1 ले सकते हैं और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है एक्स स्क्वायर जो है बड़ा और बराबर है 0 के, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि चलिए x बराबर हमारा हो गया है 0, ठीक है, x बराबर 0, तो अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तब भी ये 0 के ही बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ जो ऑप्शन बी में जो बात बोली जा रही है ये बिल्कुल सही है कि एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वह या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के ही बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, हम यहाँ पर मान जो ले लिए हैं x का मान 0, हम यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तभी इसका वैल्यू क्या है 0 के बराबर ही आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x का मान जो होना चाहिए वह या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। और आगे हम अब चेक भी नहीं करेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, ये सब जो है गलत मान होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है।
समांतर दिशाओं में दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है। कितने समय बाद उनके बीच की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन को एकदम पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए क्या है। समांतर दिशाओं में दो रेलगाड़ियां जा रही है, एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी जा रही है, एक का स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर फिर बोला जा रहा है कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले यहाँ पर समय की, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या है कि चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, दूरी बट्टा समय। तो अगर हम यहाँ से समय निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम समय निकाले तो ये हो जाएगा हमारा दूरी बट्टा चाल होगा ना, दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पर देखिए कितने समय के बाद उनके बीच की दूरी, यहाँ पर दूरी जो दिया गया है 72 किलोमीटर दिया गया है, तो यहाँ से हमें समय निकालना है। देखिए क्या है, समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी और बट्टा चाल में अंतर, चाल में अंतर। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला का हम किसी कंसेप्ट का यूज कर लेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल में अंतर। तो यहाँ पर दूरी है 72 किलोमीटर, ठीक है, और चाल में अंतर क्या हो जाएगा 50 माइनस 42, यानी कि हो जाएगा हमारा 72 बट्टा में 8, 8 9 72, यानी कि 9 घंटा बाद। यानी कि अगर समांतर दिशा में दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील है, तो वह जो है 9 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी जो है 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर आपको अभी तक बताए गए पांचों क्वेश्चन में अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और नहीं है डाउट तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है नहीं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रूट अंडर 2 का पावर n बराबर है 64, तो हमें इस n का मान बता देना है। यहाँ पर n का मान क्या होगा हमें बता देना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है रूट 2 के पावर n बराबर है 64। ठीक है, ठीक है, अच्छा हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एक टर्म से अगर स्क्वायर हटता है तो दो यहाँ पर दूसरे टर्म में स्क्वायर रूट हो जाता है। और ठीक अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो अगर एक टर्म में स्क्वायर रूट है तो अगर हम वहां से स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो दूसरे टर्म में स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम क्या कर दें कि यहाँ से स्क्वायर को हम हटाएंगे, यहाँ से अगर हम इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इधर हमारा स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सा बात है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर n बराबर 64 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 का पावर n बराबर, क्या हम यहां से अगर 64 का अगर हम गुणनखंड कर दे तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मान मिलेगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी कि 3 और 3 6, इसका पावर 2। ठीक है, हमने यहाँ पर बस सिंपल सा काम क्या करा है, 64 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। ठीक है, और हमें यहाँ पर मान देखने को मिला 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 जो है गुना में 6 बार है। यहां से हम लिख सकते हैं 2 का पावर n बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 6 और इसका होल स्क्वायर हो तो होल स्क्वायर कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए 2 जो है गुना में 6 बार है, इसलिए हम 2 का पावर 6 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 का पावर n बराबर, देखिए यहाँ पर पावर पावर गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 12, 6 दूना 12, 2 का पावर 12। देखिए अगर बराबर के दोनों तरफ अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाता है।
अगर फिर से सुनिए, अगर बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर है तो उनका पावर भी बराबर हो जाता है। इसलिए अगर हम यहाँ से बात कर लें n का मान, तो n का मान हो जाएगा हमारा 12, n का मान हो जाएगा हमारा 12। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है, 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सपोज करिए यहाँ पर एक स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पर 2 ट्रेन रुकी हुई है, एक यात्री गाड़ी है और एक मालगाड़ी है, ठीक है। और फिर जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद, यहाँ पर देखिए एक है हमारा यात्री गाड़ी और एक है हमारा मालगाड़ी, ठीक है। मालगाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और ये आगे निकल गई, और यहाँ पर जो है यात्री गाड़ी मालगाड़ी के जाने के 6 घंटा बाद अब ये चलना शुरू कर रही है। तो यहाँ पर और क्या है कि यात्री गाड़ी जो है 4 घंटे बाद, जो हमारी मालगाड़ी 6 घंटे पहले चलना शुरू करी थी, उसको जो है 4 घंटे बाद उससे आगे निकल जा रही है यात्री गाड़ी। तो हमें बस सिंपल सा बता देना है कि मालगाड़ी की चाल क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें यात्री गाड़ी की चाल, यात्री गाड़ी की चाल क्या होगा, तो यहाँ पर चाल देखिए दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 4 घंटे में जो है मालगाड़ी से यात्री गाड़ी आगे निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर समय भी दिया गया है, समय बराबर दिया गया है 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा दिया गया है। तो अगर हम बात कर लें कि यात्री गाड़ी कितनी दूरी तय करके उस मालगाड़ी को पार करी है, तो हम लोग जानते हैं होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 90 और समय है 4, यानी कि 9 चौक यहाँ पर हो जाएगा 9 चौका 36, यानी कि 360 किलोमीटर। यात्री गाड़ी जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करके उस मालगाड़ी से आगे निकल रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो यानी कि अगर यहाँ से दूरी हम निकाले हैं केवल यात्री गाड़ी की, तो आया है हमारा 360। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये है कि जितनी दूरी यात्री गाड़ी चली है उतना ही दूरी तो मालगाड़ी भी चला होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमारा तो ये जो दूरी आया है ये हमारी मालगाड़ी की भी दूरी होगा। मालगाड़ी की दूरी क्या हो गया, मालगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हमारा हो गया यहाँ से 360 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें मालगाड़ी की चाल बता देना है। तो यहाँ देखिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, चाल बताना है तो चाल बराबर होता है हमारा चाल बराबर दूरी और बट्टा में दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय। देखिए यहाँ से दूरी है हमारा 360 किलोमीटर और समय कितना हो जाएगा, देखिए पहले जो है मालगाड़ी 6 घंटे बाद 6 घंटा पहले ही चलना शुरू कर दिया है, ठीक। और जब और 6 घंटा मालगाड़ी को चलने के बाद फिर जब यात्री गाड़ी चलना शुरू कर रहा है और यात्री गाड़ी 4 घंटा चल रहा है, तो यहाँ पर अब 4 घंटा आगे फिर मालगाड़ी भी तो गया होगा ना। तो यहाँ से समय कितना हो गया पूरा 6 घंटा और प्लस 4 घंटा यानी कि 10 घंटा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा चाल बराबर 360 बटा 10, 360 बटा 10। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि चाल कितना आ गया, यहाँ से हमारा चाल आ गया 36
किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ से जो है मालगाड़ी की चाल कितनी है, मालगाड़ी की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्री गाड़ी की चाल है हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें यहाँ निकालना था मालगाड़ी की चाल, तो यहाँ से मालगाड़ी की चाल हमने निकाल रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझे होंगे। अगर आप समझे हैं तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप जल्दी से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को जो है अच्छे ढंग से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 20 आदमी 8 दिन में 1000 रुपए कमाते हैं। 20 आदमी 8 दिन में 1000 रुपए कमाते हैं। फिर बोला जा रहा है तो कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपए कमाएंगे। 20 आदमी 8 दिन में अगर 1000 रुपए कमा रहे हैं तो कितने आदमी 2 दिन में 200 रुपए कमाएंगे। तो यहां से देखिए हम अगर लिख लें रुपए दिन और आदमी, रुपए दिन और आदमी। देखिए 1000 रुपए 8 दिन में 20 आदमी कमाते हैं। 1000 रुपए 8 दिन में 20 आदमी कमाते हैं। ठीक है, अच्छा तो अगर हम यहां से निकाल लें कि एक रुपए एक दिन में कितना आदमी कमाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20/1000 गुना 8। ठीक है, 1 रुपए एक दिन में कितना आदमी कमाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 20/1000 गुना 8। तो हमें निकालना है कि 200 रुपए 2 दिन में कितने आदमी कमाएंगे। तो यहां से हो जाएगा 20 गुना 8/1000। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा गुना 200 और बट्टा यहाँ पर हो जाएगा गुना 2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा देखिए 1 2 0 से यहाँ से 2 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि 16 आदमी कमाएंगे। 1000 रुपए 8 दिन में 20 आदमी कमाते हैं, तो 200 रुपए 2 दिन में 16 आदमी कमाएंगे। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा था इस क्वेश्चन में। तो अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोला जा रहा है यदि एक रिंग की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर व आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक रिंग है। क्या है यहाँ पर, एक रिंग है। रिंग कुछ ऐसे बनता है, यानी कि ये जो एरिया है ये हमारा रिंग का एरिया है। ठीक है, ये हमारा रिंग का एरिया है। बोला जा रहा है कि यदि एक रिंग की बाह्य त्रिज्या, यानी कि ये हो गया हमारा इस रिंग का केंद्र और यहाँ से बाह्य त्रिज्या मतलब हो गया ये डिस्टेंस, और ये दिया गया है हमारा, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, वह आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारा कितना है, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस रिंग का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो अगर हम देखें क्या करते हैं, अगर यहाँ से अगर केंद्र से बाह्य त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके केंद्र से आंतरिक त्रिज्या वाले वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो ये जो हमारा रिंग है इसका हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर हम बात कर लें यहाँ से रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल बराबर बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या
यानी कि ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा पाई गुना 10 का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुना 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ इन दोनों में से अगर पाई को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64 होगा ना। तो यानी कि यहाँ से हमारा अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7 गुना, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा 36, यानी कि अगर हम गुना करें अब तो क्या होगा 36 दूना 72, 36 दूना 72 हाथ में बचेगा 7 और 36 दूना 72 7 79, यानी कि 79 792/7। अगर हम भाग लगाएं तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा 2 हो जाएगा 22, 7 3 का 21 हो, यहाँ पर बचेगा 1 दशमलव देंगे 0 फिर 7 एकम 7, यानी कि 113.1 और समथिंग आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए सब में है 113, उसके बाद दशमलव 1 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 आ रहा है, यानी कि दशमलव के बाद 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। यानी कि इस रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 113.143 सेंटीमीटर स्क्वायर, 143 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रिंग का यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया 113.143 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया है तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोला जा रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई अगर 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। बस सिंपल सा बात है, आप जल्दी से, आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से इस शंकु का आयतन आप बता दीजिए हमें, आप जल्दी से हमें इस शंकु का आयतन बता दीजिए कि देखिए यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होगा। अगर हम बात कर ले, देखिए हमें यहाँ पर आपको शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा शंकु का आयतन। ठीक है, तो आप बस सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ हो जाएगा हमारा 1/3 गुना पाई के मान 22/7 गुना आर, त्रिज्या है 6 तो यानी कि 6 गुना 6 और एच है हमारा 10। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से अब ये कट सकता है क्या कोई, अब कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गुना कर देते हैं, 6 दूना 12 यानी कि 22 गुना 12 और गुना 10 बट्टा में 7, 12 दूना 24 बचेगा 2, 12 दूना 24 और 2 26 और 1 0 तो 1 0 और बट्टा में 7। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या, यहाँ से ये हो जाएगा 7 का 21। सब कुछ गलत कर रहे हैं क्या भैया जी, 1/3, अच्छा हम यहाँ पर गलत क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पाई में दिया गया है आंसर, ऑप्शन में जो है पाई में आंसर दिया गया है, तो हम यहाँ से 22/7 को हटा ही देते हैं। हम यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, चलिए फिर से कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1/3 पाई का मान रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में जो है पाई में ही आंसर दिया गया है, और उसके बाद गुना आर स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 और गुना 10, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दहा 120 यानी कि 120 पाई
सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन हम निकाल रहे हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर किसी शंकु की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और उसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन हो जाएगा हमारा 120 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात कर ले ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गई हैं और उन क्वेश्चन में जितने भी आपको कंसेप्ट बताई गई हैं, वे सभी कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए। ठीक है, और अगर आपको आज के बताए गए किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए। और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट सेशन में।